एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रखी है हमने हर चीज़ की, जनरेटर से लेके तिरपाल से लेके मछली तैयार होने तक की कॉस्ट है। जिस टाइम ये बेचने लायक हो गई उस टाइम तक 1 पौंड में 18 से 20 लाख रुपए, 2 पौंड करोगे तो 28 से 30 लाख रुपए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो फ्रेंड्स, आज हम जहां पर आए हैं वो है प्रॉन फिश फार्मिंग। तो फ्रेंड्स, इसकी जो खास बात थी वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फ्रेंड्स उस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पूछा कि आप इसको शुरुआत से लेके आखिरी तक बताएं, इसके ऊपर कितना खर्च आता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में आती हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम सिर्फ जो मेन बात है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि खुदाई से लेकर जब फिश को पूरी तरीके से तैयार करके मंडी तक पहुंचाया जाता है उस तक आपको पूरी की पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम झींगा मछली की बात करते हैं या फिर फिश फार्मिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर देखी जाती है जगह कि आपको किस जगह के ऊपर करना है, और उसके बाद सबसे मेन जिसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है वो आता है पानी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जब भी आप जगह सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले वहाँ का पानी लें और उसको टेस्ट करवाएं कि वो जो पानी है वो उन मछलियों के लिए उपयुक्त में है या नहीं है, उनके लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो पानी है वो मछली के लायक है या नहीं। अब आपने ज़मीन को भी देख लिया है और पानी की भी टेस्टिंग करवा ली है। अब सबसे पहले बात आती है उसकी खुदाई की। तो फ्रेंड्स, इसकी खुदाई आप 8 से 10 फीट तक रख सकते हैं और इसकी जो खुदाई में खर्च आता है वो आता है 40,000 रुपये तक। 1 पौंड, मान लीजिए 1 पौंड की जो लेंथ और जो विड्थ है वो होती है 200 फीट से 220 फीट तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सबसे पहले जो खुदाई का खर्च आता है वो आता है 40,000 रुपये। तो अब दूसरी जो बात है वो ये है इसी के अंदर कि जब आप जगह सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ की ज़मीन हमने देखनी है। अगर वो ज़मीन ज़्यादा रेतीली है तो आप उसके ऊपर तिरपाल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वो जगह ज़्यादा रेतीली नहीं है, वहाँ पर चिकनी मिट्टी है, तो फिर आपको तिरपाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तिरपाल लगाते हैं तो तिरपाल इसमें लगता है 350 माइक्रोन का, और वो लगभग 1 पौंड का जो खर्च आता है वो आता है 2.25 से 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो ये आती है तिरपाल की कॉस्टिंग। अब बात करते हैं पानी की, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो दूसरी ज़रूरत आती है वो आती है इसके अंदर पानी लाना। तो पानी लाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए एक बोरवेल, क्योंकि आपने टेस्टिंग करवाई लिया था। और जैसे कि आप जानते हैं, जब आप बोरवेल के लिए कोई जगह की खुदाई करते हैं और जहाँ से वो पानी आपको निकाल कर देते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको 8 से 10,000 रुपये के खर्च में आपको वहाँ से पानी निकाल कर दे देते हैं, जिसको आप टेस्टिंग के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं बोरवेल की। तो बोरवेल में लगभग खर्च आता है 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक या फिर 90,000 रुपये तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, ज़मीन का जो पानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आप कितने इंची बोरवेल लगा सकते हैं। बोरवेल की बात मैं कर रहा था, तो इसके अंदर जो यहाँ पर जो बोरवेल यूज़ किया गया है वो फ्रेंड्स यहाँ पर लगाया गया है 2 से 3 इंच का जो पाइप यूज़ किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये जो पानी डल रहा है ना फ्रेंड्स, इसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं 1 पौंड को भरने में। 1 पौंड जब भरकर कंप्लीट होता है लगभग वो 2 से 3 दिन ले लेता है। वो इसके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था कि आपका जो बोरवेल है वो 3 इंच का है या फिर 4 इंच का है या 5 इंच का है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, वो कितने दिन में उसको भर देता है। तो ये 3 इंच का है तो ये मान के चलिए आपका 2 से 3 दिन के अंदर इसको फुल कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने बोरवेल से इस पौंड को पूरा कंप्लीटली पानी से भर दिया है। अब जब ये पौंड भरकर तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर मछली डाल सकते हैं और उसको रनिंग में ला सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स। अब इसके अंदर सबसे पहले डलेगा ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने के लिए होता है फ्रेंड्स। इसकी जो भी गंदगी है उसको ऊपर ले आता है और जिसकी वजह से जो मड पंप से उसको निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले डलता है ब्लीचिंग पाउडर और उसके बाद में पोटास वगैरह और भी केमिकल डालकर इसको उस लायक बनाया जाता है कि इसके अंदर मछली को डाला जा सके। फ्रेंड्स अब जो एक बात है जो मैंने आपको बताई नहीं फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट बात थी और छूट गई है, तो उसको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। वो जो आप बीच में जो पाइप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो मड पंप के लिए यूज़ किया जाता है, जो इसकी गंदगी को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स इस पाइप का ध्यान रखें, ये जो पाइप है बीच में से दबाकर और इसके अंदर से बाहर गंदगी को निकालने के लिए यूज़ में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ध्यान देने की बात क्या है, इसको आप जिस टाइम पे पॉन्ड की खुदाई चल रही है उसी टाइम पे इसको आपने नीचे की तरफ दबाना है या फिर इसको सेट करना है, क्योंकि बाद में आप इसको नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं मड पंप की कीमत की और वो दिखने में कैसा होता है। ये होता है मड पंप। फ्रेंड्स इस मड पंप की जो कीमत है वो होती है 30 से 40 हज़ार के बीच में, या फिर 35 हज़ार आप मान लीजिए, इतनी ही इसकी कीमत होती है। लेकिन आप देखते होंगे कई लोग इसका जुगाड़ करवा लेते हैं, सिंपल सी कोई नॉर्मल तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसको रेडीमेड तरीके से लेते हैं तो ये मिलता है जो पानी के ऊपर बिल्कुल तैरता रहता है और इस तरह का ये होता है। अब आते हैं हम एयरेटर के पास। तो एयरेटर फ्रेंड्स इस तरह का होता है, तो इसके बारे में हम इन भाई से पूछते हैं। तो सर ये लगभग जो कॉस्टिंग इसकी कितनी आती है, जो इसके पैसे मतलब कितने का आता है? ये आता है 30 से 33 हज़ार रुपये। तो फ्रेंड्स ये लगभग 30 हज़ार से 33 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक जो बात है, ये जो एयरेटर है ये दो तरीके से आते हैं। एक आता है 2 HP का, ये 2 HP का है फ्रेंड्स। एक आता है 1 HP का। जो 1 HP का है फ्रेंड्स, आपको सीधी सी बात है 2 HP और 1 HP में फ़र्क तो होगा ही, इसलिए जो 1 HP है वो जो बिजली है वो कम लेता है और कम खर्च में आपका काम चल जाता है और वो इससे थोड़ा सा कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा ठीक पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल यही रहता है। और एक जो बात है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना था जब जो पानी डालते हैं इसके अंदर तो उस टाइम पे जो ब्लीचिंग पाउडर इसके अंदर डाला जाता है वो बोलते हैं कि इसकी सहायता से डाला जाता है। वो कैसे? ब्लीचिंग पाउडर डालिए, इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे डालना पड़ेगा, पानी के आगे चलते हुए। ठीक है जी। ब्लीचिंग पाउडर 72 घंटे बाद में कुछ भी नहीं करना, चला गया। ठीक है, ओके सर। तो फ्रेंड्स जैसा कि भाई साहब ने बोला, सबसे पहले इन एयरेटर को स्टार्ट किया जाता है और जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे ब्लीचिंग पाउडर को इसके सामने फेंक दिया जाता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बहाव के साथ उस ब्लीचिंग पाउडर को पूरे के पूरे पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद क्या डलता है? उसके बाद होता है पोटास। पोटास वो कितनी मात्रा में डाला जाता है एक पौंड के अंदर? लगभग पानी के आधार पे होता है, पानी चेक कराएंगे पोटास की कितनी कम है। अच्छा, वो इसकी ज़रूरत के हिसाब से डलवाएंगे। इसमें पानी की जितनी मतलब मात्रा इस पानी को चाहिए पोटास की, उसी हिसाब से इसके अंदर पोटास डाला जाता है। और क्या डाला जाता है? इसमें गुड़ और राइस पॉलिश का घोल बनाकर और ईस्ट डालकर उसको उठाया जाता है। 72 घंटा 3 दिन के लिए रखना पड़ता है उसको, फिर वो छान कर इसके एरिएटर के सामने फेंकना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने सुना, राइस पॉलिश का घोल और जो गुड़ होता है उसका घोल मिलाकर और जो पोटास होता है, इन सब का घोल मिलाकर जब पोटास जो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको डाले हुए 72 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद में इसके अंदर पोटास, पहले पोटास और फिर उसके बाद डाला जाता है गुड़ का घोल और उसके बाद में डाला जाता है जो राइस की पॉलिश होती है उसका घोल। तो उसको डालकर फिर इसको छोड़ दिया जाता है। कितने टाइम के लिए? कम से कम 4-5 घंटे के लिए पंखा घूमना चाहिए गिरने के लिए। उसका कलर बन जाएगा पानी का। उसके बाद कलर बनने के बाद चेक करा के लेना पड़ेगा पानी लियाड़ी गाँव में सेंटर है। ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इसको ये जो घोल इसके अंदर डाला जाता है तो 4-5 घंटे के लिए सिर्फ एक ही जो एयरेटर वो चलेगा और इसको
ऐसे ही छोड़ दिया जाता है 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद जब वो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और जब हमें पता लग जाता है कि यहाँ ये रेडी हो गया है, फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब पूरा जो पॉन्ड है पानी डलकर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है उसके अंदर फ़िश डालने की। तो इसके अंदर जो फ़िश है कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना उसके अंदर जो बीज है या फिर जो कितनी फ़िश एक पॉन्ड के अंदर डाली जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो फार्मर हैं हम उनसे पता करते हैं। तो सर एक बात बताइए, जब हम फ़िश डालते हैं सबसे पहले क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, कितनी फ़िश इसके अंदर डालनी चाहिए? क्वांटिटी इसके पॉन्ड के साइज़ के हिसाब से इसमें 1.5 लाख से 2.5 लाख तक स्टॉकिंग कर सकते हैं। सर जैसे ये जो साइज़ है अभी ये फ़िलहाल कितना 200 बाई 200 200 बाई 200 है। तो इसके अंदर कितनी जो फ़िश डालेंगे? इसके अंदर अभी डालेंगे 2 लाख के लगभग। 2 लाख के लगभग। तो वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? वो टाइम लगेगा उसमें, वैसे तो बेसिक टाइम 4 महीने का होता है, बट जी। 5 से 6 महीने तक खींच लेते हैं उसको 5 से 6 महीने लग जाते साइज़ हैं बढ़ाने के लिए उसको। ओके सर। तो एक बात है जो मैंने सुनी है कि अगर क्वांटिटी को कम रख दिया जाए तो उस टाइम पे इसकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है और जगह मिल जाती है। अगर स्टॉकिंग ज़्यादा होगी तो उनको स्पेस कम मिलेगा। बेसिक जो स्टैंडर्ड वो होता है इसका 1.5 लाख का होता है, ये रख सकते हैं। ओके सर। तो इसके अंदर फ्रेंड्स जो मिनिमम जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख तक हम इसके अंदर फ़िश डाल सकते हैं और जो ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाहें तो 2 लाख तक भी इसमें डाल सकते हैं। और इसका जो मिनिमम जो टाइमिंग होता है वो 4 महीने और जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 6 महीने। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप फ़िश को डाल देते हैं, जब ये थोड़ा सा इनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे कुछ फ़िश को निकलवा दिया जाता है ताकि जो बची हुई फ़िश है वो अच्छे से ग्रोथ ले सकें। तो ये पूछते हैं कि वो कितने टाइम के अंदर उसको निकलवाना चाहिए। सर जो वो फ़िश हैं जो रेडी हो जाती हैं, आप बोलते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे कितनी फ़िश को बाहर निकाल देते हैं? ये मतलब क्विंटल्स के हिसाब से होता है। आप जैसे इसमें स्टॉकिंग कर ली 2.5 लाख की, तो आपकी जो ऊपर की, जैसे हमें ये पता है कि साइज़ बढ़ने के बाद इसमें हमारी 1.5 लाख तक ठीक रहेंगी, तो ऊपर की जो 50,000 या 1 लाख है वो हम निकलवा दें साइज़ बढ़ने के बाद। तो वो 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने बाद निकलवा दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि अब मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, लेकिन एक सवाल है जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि पर पीस कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, या फिर जितना इसका शुरुआत में 1.5 लाख से 2 लाख जो इसके अंदर बच्चा डाला जाता है फ़िश का, तो वो कितनी कॉस्टिंग उसके ऊपर आती है और कहाँ से उसे लाया जाता है, कहाँ से आपको ख़रीदने में अच्छा रहेगा, कहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अब इसके ऊपर और बात करते हैं। तो सर बताइए कि इसकी जो कॉस्टिंग है पर पीस कितनी पड़ती है? ये 50 से 70 पैसे तक पड़ती है पर पीस, जो सीड होता है इसका। तो उसकी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से। और हेचरी होती हैं अलग अलग, तो कई स्टैंडर्ड हेचरी हैं हेचरीज़ के, तो उनमें जो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से अलग अलग रेट्स होते हैं। जैसे 1 लाख मछली आपकी 50,000 में भी आ जाएगी, 60,000 में भी आ जाएगी, 70,000 में भी आ जाएगी, तो वो पर पीस की कॉस्ट होती है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। और ये आंध्रा से लेके आते हैं, वहाँ पे हेचरीज़ काफ़ी सारी बहुत बढ़िया है, और वहाँ से बाई एयर आती है दिल्ली। तो दिल्ली से आपने आंध्रा का ही नाम क्यों लिया? ये तो और जगह भी हैचरी और जगह है, बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, हमने टेस्ट करके देख रखा है, बट उनकी सीड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छा, तो फ्रेंड्स जो आंध्रा के अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है, और जो बाकी जो हैचरी हैं उसके अंदर इन्होंने पहले वहाँ से भी इन्होंने जो फ़िश का जो बीज है या जो बच्चा है वहाँ से लाए हैं, लेकिन वहाँ पर इनको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली, तो इनको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो ये जो लाते हैं आंध्रा से ही लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं किसी चीज़ की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनका रिव्यू ले रहा हूँ। ये बता दें कि हम आंध्रा से लाते हैं, तो ये आंध्रा से लाते हैं। अगर आपको किसी दूसरी हैचरी से, कलकत्ता साइड से, अगर उस साइड से आपको दूसरी हैचरी से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको जो संतुष्टि है वो आंध्रा साइड से है। और जो बात है जो कुछ बताना चाहेंगे आप? वो मतलब एक तो ट्रांसपोर्टेशन का होता है मेन, कि आंध्रा से बाई एयर फ्लाइट से आएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहाँ पे रात को ही यहाँ से मतलब पौंड तक लेके आना था इनको, और सुबह इसको अच्छा फिर सर, पानी जो एक मतलब अगर वहाँ से फ्लाइट में आने के बाद तो रात और मतलब जहाँ से हैचरी से चलने के बाद कितने टाइमिंग में पौंड के पास पहुँच जानी चाहिए? 48 आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर पौंड में डाल देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फ़िश का जो बच्चा है
वहाँ से लेकर आते हैं तो उस टाइम पे 48 घंटे के अंदर जब वहाँ से वो पैक होके चलता है तो 48 घंटे के अंदर आपको उस चीज़ को पॉन्ड के अंदर डाल देना है, फिश को पॉन्ड के अंदर डालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और सर कुछ जो इसमें बताने लायक है जो फिश के बारे और में? यही है फ़िश के बारे में, उसको लाने के बाद फिर कई सावधानी रखनी पड़ती है। अपने जिस पैकेट्स में वो आता है, सीड आता है, उसका पीएच देखना होता है, पॉन्ड का पीएच, उसको टेम्परेचर देखना होता है दोनों चीज़ का, क्योंकि ऐसे ही डाल देंगे तो वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ का टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करके उसके बाद इनको मछलियों को छोड़ना होता है इसमें। और वो भी काउंट करके डालना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक थैली में वो बोलते हैं कि जैसे 3000 बच्चा है, वो कई बार 1500 देते हैं, 2000 देते हैं। तो वो मैं काउंट कर सकते हैं, सफ़ेद कोई स्पून लेके, चम्मच लेके, उससे हम काउंट कर सकते हैं एक एक बीज को। तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारा बीज पूरा आ रहा है। तो सर एक जो पॉलिथीन आप बोलते हैं जो पैकिंग होती है उसके अंदर कितने बच्चे जो फिश के डाले जाते हैं? होते हैं 2000, 2500, 3000, वो कंपनी बोल के देगी, जो हेचरी होगी वो बताएगी। ठीक है सर, मतलब जो एक पैकिंग है उसके अंदर 2 से 2500 तक बच्चे आ जाते हैं। तो 3000। सर इतने जो बच्चे हैं उनको गिनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कैसे उसको गिना जाता है? उसका एक प्रोसीजर होता है, एक जैसे वाइट बॉक्स होता है जिसमें हम पैकेजिंग वगैरह करते हैं। ओके। उसमें पूरी थैली को खाली कर लिया जाता है और इसका पॉन्ड का पानी भी थोड़ा ले लेते हैं उसमें। उसमें से फिर एक सफ़ेद चम्मच जो हमें शादी ब्याह में देखते हैं हम, तो उसमें से थोड़ा पानी उठाएंगे, उसमें 3-4 पीस हर बार आएंगे, तो वो एक दूसरे बॉक्स में डाल लेंगे, साइड में दूसरा बॉक्स रखेंगे, उसमें डालिए। 100 बच्चे कंप्लीट होते ही हम कोई निशानी रख लें, जैसे उसके थैली के जो रबर आते हैं वो हम बैंड डाल सकते हैं एक टाइप से, या कोई भी निशानी रख के हम 100 करके उनको गिन सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो स्पून आता है, जो आपने वो देखा होगा डिनर सेट देखा, तो उसके साथ एक बड़ा सा स्पून होती है, जो बाउल आता है वाइट कलर का, तो उससे ये उसको धीरे धीरे करके 100 पीस करके उसको गिनते हैं, जिससे आपके साथ, कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब आप वहाँ से लेकर आते हैं तो आपको ये बोलने कि 2500 से 3000 पीस या फिर 2000 पीस एक पैकिंग के अंदर होते हैं। तो इस हिसाब से तो फ्रेंड्स अगर 400-500 पीस उधर से उधर हो जाएँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये अच्छी बात है कि जब भी आप फिश को ला रहे हैं तो पॉन्ड के अंदर डालने से पहले एक बार उसकी गिनती ज़रूर कर लें। मैं ये नहीं बोलता हूँ बिल्कुल बारिश की, लेकिन मोटा मोटी थोड़ा बहुत गिनती कर लेनी चाहिए, ताकि आप श्योर हो जाएं कि आपने जो बीज डाला है वो सही डाला है और पूरी मात्रा में डाला है। तो फ्रेंड्स ये थी फिश के बारे में जानकारी। अब जो बात आती है वो आती है और ख़र्चों के ऊपर, कि उसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें हैं। इस पॉन्ड को तो हमने बता दिया, फिश डाल दी है, सब कुछ है। अब बात आती है कि इसके अंदर और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई है, एक जाली लगाई गई है लोहे की, तो ये चीज़ है। और जैसे एक जनरेटर वगैरह है, और यहाँ पर जो और थोड़े बहुत है जो छोटे मोटे आइटम है, जैसे जो लेबर का खर्च है, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपका पॉन्ड रेडी हो चुका है, फिश भी आपने डाल दी है या सब कुछ मैंने बता दिया है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं अब उनकी बात करेंगे फ्रेंड्स। पहली जो ज़रूरी होती है वो होती है ये बाउंड्री। फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी आप कोई फिश फार्मिंग करते हैं या किसी भी तरह का या फिर पोल्ट्री फार्म करते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक बात का तो पता रहता है कि उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। क्योंकि इनको जो कुत्ते होते हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इनको ख़तरा रहता है। वो इसके अंदर छलांग लगा देते हैं और हर रोज़ फिश को खाने लगते हैं। तो उनसे बचाने के लिए बाउंड्रियाँ बनाई जाती हैं। तो इस बाउंड्री की जो कॉस्टिंग है वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कोई किसी तरह की बाउंड्री रेडी करवाता है और कोई किसी तरह की। तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे। और जो इसमें दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब फिश को पॉन्ड के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा बहाव रहना चाहिए, जो एयरेटर हैं वो चलते रहने चाहिए, या फिर हवा तेज़ होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स हवा भी नहीं चल रही है और आपके एयरेटर भी बंद हो गए हैं, क्योंकि आपके जनरेटर्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई। अगर जनरेटर के अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो दूसरे बैकअप के लिए आप एक दूसरा जनरेटर रेडी रखेंगे फ्रेंड्स। वरना ये मान के चलिए कि जो आपकी 4 से 5 महीने की जो मेहनत थी, अगर आपके एयरेटर बंद हो गए 2 से 3-4 घंटे जो भी इनका टाइमिंग होता है, अगर उस टाइम पे बंद हो गए तो ये मान के चलिए जो आपका जो भी आपने किया था वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जनरेटर 2 रखने हैं, एक यूज में आएगा, दूसरा बैकअप के लिए। अब बात आती है वायरिंग की। तो फ्रेंड्स जो पॉन्ड होता है उसके चारों तरफ एक वायरिंग डाली जाती है, जो एयरेटर को चलाने के लिए होती है और जो
यहाँ पर और भी चीज़ें जो लाइटिंग के लिए होती है, जो आप लाइटिंग लगाते हैं उसके लिए। तो जो अगर आपके पास 1 पौंड है तो फ्रेंड्स उसमें तो आप कहीं भी कंट्रोल रूम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 पौंड है या 2 पौंड है तो उनके बीच में इस जो कंट्रोल रूम को बनाया जाता है, ये छोटे छोटे कंट्रोल रूम वहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये 6 पौंड है, इसलिए एक यहाँ पर बनाया गया है और एक वहाँ पर। तो इस तरीके से 2 से 4 पौंड के बीच में इसको बनाया जाता है और एक वायरिंग के लिए ऐसे पाइप डाली जाती है जो सीधा चारों तरफ से इसके चारों तरफ जो घूम कर आती है। तो एक ये चीज़ भी इसके अंदर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हमारी जो जितनी भी कॉस्टिंग थी वो मैंने आपको बता दी है और यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है कि आपकी जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है और उसको कहाँ पर सेल करना है और किस रेट में वो सेल होती है वो हम पूछेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बताइए सर, जो यहाँ से जब फ़िश रेडी हो जाती हैं तो सेल कहाँ पे करना चाहिए? स्टार्टिंग में जब 3 महीने के लगभग का टाइम होता है तो थोड़ा हमें स्टॉक निकालना होता है। वो तो हम दिल्ली गाजीपुर मंडी है वहाँ पे निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत, छोटी गाड़ी में भेज के, जैसे 1 टन भेज दी, 2 टन भेज दी। बाकी जब पूरी तैयार हो जाती है तो बड़ी गाड़ी आ जाती है आंध्रा साइड से, तो उसमें हम गुजरात और आंध्रा 2 जगह से आती हैं गाड़ियाँ, तो उसमें पूरा भरवा देते हैं। उसमें 4 टन 5 टन 8 टन तक की गाड़ी आती है, तो वो यहीं से लेकर चले? यहीं से लेके चले। और अगर कोई इंसान जैसे खुद जो फार्मर है खुद अपनी जो यहाँ पर जो फिश रेडी हुई उनको अगर लेके जाना चाहे तो कहाँ लेके जाए? वो दिल्ली गाजीपुर मंडी में उनका वहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट वो उतना ही पड़ता है, जैसे खर्चा ज़्यादा हो जाता है दिल्ली ले जाने में, तो उससे अच्छा है अपना यहीं पे गाड़ी मंगवा लो, यहीं से पूरा भर के ले जाते हैं। उनके साथ भी लेबर आती है, जाल पार्टी वो हिसार या रोहतक या भिवानी से आ जाती है, तो वो निकाल के उसमें पैक करके उसी दिन सारा काम, और पेमेंट भी ऑन द स्पॉट ही करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स सुना आपने, अगर आप चाहें तो सिर्फ आपको फ़िश रेडी करनी है और यहीं पर जो वहाँ के मंडी के बंदे हैं या जो लोग हैं यहीं पर आते हैं व्यापारी, और यहीं से आपकी जो फ़िश है वो ख़रीद कर उसका मोल भाव या जैसे तोल करके यहीं से ले जाते हैं। और ये भी नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई बंदे रखने इसको फ़िश को निकालने के, वो अपने साथ में लाते हैं और वो जो कम्प्लीटली वर्क है वो खुद ही करते हैं। मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फिर भी अगर चाहते हैं बाहर जाकर खुद सेल करना, तो जैसे कि इन्होंने बताया आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो सर एक बात है जो मैंने अभी पूछनी थी, जो यहाँ पर लेबर जो रखनी पड़ती है वो किस हिसाब से रखनी पड़ती है? क्योंकि जो यहाँ पर भी सर लेबर तो चाहिए होती होगी। लेबर चाहिए होती है और 2 पौंड पे मतलब कम से कम 2 बंदे चाहिए। उसके बाद अगर 2 पौंड और करते हो तो आप 1 लेबर और बढ़ा सकते हो। या तो कितनी जो उनकी ड्यूटी कितनी रहती है? वो मतलब डे टाइम में तो पूरा बिजी शेड्यूल रहता है उनका, फीड डालनी 3 टाइम फीड डालनी होती है। बाद में अगर मड पंप वगैरह चलाना होता है वो चलाना पड़ता है, तो कई काम तो बहुत होता है। तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 काम चल जाता है लेबर अगर इसके ऊपर है तो। 4 पौंड है तो उसमें 3 तक काम दे देंगे, अगर 6 भी पौंड है तो उसमें 4 बंदे सफिशिएंट है। जो एक बात और है सर जो मैंने सुनी है यहाँ पे कि आप यहाँ पर जो ज़मीन भी अवेलेबल करवाते हैं। अगर कोई भी बाहर का जो बंदा है अगर इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड है, उसके पास पेमेंट है लगाने के लिए लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही है, सही वातावरण उसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप बोलते हैं कि यहाँ पर आप पूरी सहायता उसकी करते हैं। वो किस तरीके से? वो ये है कि अपना जो एरिया है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से देख लो, या यहाँ का जो पानी है उसके हिसाब से, मतलब झींगा या प्रॉन्स बोलो, इनके लिए बेस्ट सूटेबल है। मतलब तो आप अगर इसका नेशनल रिसर्च सेंटर है लाली में, वहाँ से ही पता करोगे तो वो इसी जगह को रिकमेंड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मतलब बाहर से हरियाणा से काफ़ी लोग चल के आ रहे हैं, राजस्थान में भी आगे से बहुत लोग आ रहे हैं, और इस एरिया में एक ये हब बन चुका है एक टाइप से एक्वाकल्चर का। तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट आप देखोगे, हर 1 किलोमीटर पे आपको पॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, 2-3 तरीके के रेट है वैसे तो लीज़ होती है 3 साल 5 साल 10 साल की, तो उसमें आपको 40,000 रुपये 50,000 रुपये 60,000 रुपये ऐसे ज़मीन मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए सर कहीं बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है या कोई भी अपना किसान भाई जो इस चीज़ को करना चाहता है, वो इस चीज़ को यहाँ पर आकर करना चाहता है, तो आप उसकी किस तरीके से मदद करेंगे? वो सिर्फ जैसे वो बोले कि मैं सिर्फ पेमेंट लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो किस तरह की मदद आप उसकी करेंगे?
देखिए मदद अगर इसके रिलेटेड अगर हम देखें तो पूरी जो बिल्कुल सुई से लेके जो भी चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। बाकी ये नहीं है कि हम उसके लिए देखभाल करेंगे और कुछ करेंगे। अगर उसको आना है कम से कम एक बंदा तो उनका चाहिए जो पूरी तरीके से देखभाल कर ले। लेबर वगैरह वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस भी चीज़ का सपोर्ट होता है, कोई चीज़ की जैसे तिरपाल मंगवाना है, एरेटर मंगवाना है, दवाई है, फीड शीट, तो हर चीज़ में तो मतलब छोटी से छोटी चीज़ जो भी उसको ज़रूरत है वो यहाँ पर आप उसको अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ की नॉलेज है। तो अगर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो आपके पास ज़मीन अवेलेबल है, पानी यहाँ का अच्छा है, वातावरण आपने बोला यहाँ का अच्छा है, मतलब जो भी फिश के लिए जो भी चाहिए वो चीज़ सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई बंदा या कोई फार्मर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मैं 40,000 50,000 रुपये रेट बता रहा हूँ वो 200 बाई 200 एरिया का होता है। जैसे ओके। आपका 1 पॉइंट हो गया 200 बाई 200 ठीक। का, उसमें रहने का और उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो भी होता है गाड़ी वगैरह ले जाने के लिए उसका साथ में दे देते हैं। बाकी अगर आपको पानी निकालने के लिए अलग से जगह चाहिए तो उसका फिर वो 200 बाई 200 का एक प्राइस फिक्स होता है कि आपको मतलब कई फार्मर्स क्या होते हैं वो मतलब साथ में दे देते हैं। ऐसे अगर कोई 4 पॉइंट ले रहा है तो वो 1 पॉइंट की जगह पानी निकालने के लिए दे देता है। नहीं तो 200 बाई 200 का 40,000 रुपये आपका एक कॉस्ट आती है। तो सर मिनिमम अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो कितने पौंड यहाँ पर करने चाहिए? स्टार्टिंग में अगर कम से कम मतलब 2 पॉइंट तो करे बंदा कोई, क्योंकि एक में कोई ना तो उसको करने में मज़ा आएगा और ना कोई प्रोडक्शन में, मतलब उसकी देखभाल उतनी ही करनी है, एक की कर लो चाहे 2 की, और 2 में एक्सपेंसेस भी कम ही आएंगे उसके। तो सर अगर मैं मान के चलूँ जो कम से कम जो खर्चा है 1 पौंड के ऊपर कितना आएगा, अगर वो 2 करे तो 2 के ऊपर कितना आएगा, ये एक एस्टिमेट दे सकते हैं आप? एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी ऐसे है, जैसे अगर आप यहाँ पे ज़मीन लेके करते हैं, आपके पास ना रहने का कुछ है ना और किसी चीज़ का, तो उसमें आपकी 18 से 20 लाख रुपए 1 पॉइंट की कॉस्ट आती है। अगर आप 2 साथ में करोगे तो उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रखी है हमने, हर चीज़ की, जनरेटर से लेके तिरपाल से लेके मछली तैयार होने तक की कॉस्ट है। जिस टाइम ये बेचने लायक हो गई उस टाइम तक 1 पॉइंट में 18 से 20 लाख रुपए, 2 पॉइंट करोगे तो 28 से 30 लाख रुपए। तो इसलिए 2 पॉइंट करने में आपको मतलब ज़्यादा सहूलियत भी होगी, खर्चा भी कम आएगा आपका। तो फ्रेंड्स आपने अच्छे से सुन लिया है। किसी भी कोई भी फार्मर या कोई भी भाई अगर उसको सिर्फ जानकारी चाहिए, उसके पास ज़मीन और पानी अच्छे से अवेलेबल है तो वो भी यहाँ से जानकारी ले सकता है। और जो भाई या जो किसान भाई है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको पता है कि उसको सारी फैसिलिटी यहाँ पर, ये मतलब जो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं, सिर्फ अगर आपको सिर्फ यहाँ पर पैसे लाने हैं, जगह आपको ये देंगे, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाएंगे और वो भी सही कीमत पर, पूरी मदद आपकी ये करेंगे यहाँ पर, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जो सारी जानकारी थी, जो छोटी से छोटी जो बारीक जानकारी थी, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मैंने दे दी है। लेकिन अगर फिर भी कोई छोटी मोटी बात रह जाती है तो उसका जो ये फार्मर है, इनका नंबर और जो एड्रेस है कंप्लीट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप इनको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर आप आके बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर आप खुद का कोई बिज़नेस जैसे अपनी जगह पे कर रहे हैं तो यहाँ पर जानकारी भी आप इनसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, तो देखते रहिए फ्रेंड्स PS वैली।